मान लीजिए आप लोगों को पता है कि हमारे अगर मैं कोई मास मेजर कर रही हूं तो मैं इसको ऐसा लिख रही हूँ 5.5 किलोग्राम। इस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट का मास है 5.5 किलोग्राम। क्या मैं इसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर सकती हूँ? यस। इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, ग्राम्स में कन्वर्ट हो जाएगा, तो वो बन जाएगा 5500 ग्राम्स, राइट। लेकिन यहाँ तो मुझे कन्वर्जन फैक्टर पता था कि किलोग्राम से ग्राम में जाने के लिए मेरे को 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है। क्या हर बार मुझे कन्वर्जन फैक्टर पता होगा? नो। उसके लिए हम डायमेंशंस का यूज कर सकते हैं। डायमेंशंस कैन हेल्प अस कन्वर्टिंग एनी फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर। दैट इज द पर्पस ऑफ डायमेंशंस। अब ये करेंगे कैसे, उसको समझने के लिए आप क्या बिलीव, आप ऐसा मेरे को आंसर कर सकते हैं कि मान लीजिए ये सिस्टम में मैंने शुगर रख रखे थे और इसमें भी मैंने शुगर रख रखे थे। इसको मैंने जब 5.5 किलोग्राम बोला तो इधर थे शुगर के 1000 पार्टिकल्स। जस्ट एन एग्जाम्पल, हाँ, इधर थे शुगर के 1000 पार्टिकल्स। लेकिन जब मैंने 5500 ग्राम किया होगा तो शुगर के कितने पार्टिकल्स हो जाएंगे? मैम 1000 ही रहेंगे। 1000 ही रहेंगे फॉर श्योर। मैंने सिर्फ यूनिट बदला है, सिस्टम बदला है मेजर करने का। उससे ये नहीं है कि क्वांटिटी चेंज हो जाएगी, क्वांटिटी स्टिल गोइंग टू रिमेन सेम। तो मैं बोलती हूँ क्वांटिटी इन फर्स्ट सिस्टम इज इक्वल टू क्वांटिटी इन सेकेंड सिस्टम। अब इस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट हम कैसे करते हैं? बाय हैविंग वन न्यूमेरिकल वैल्यू दैट इज n1 and having one unit that is u1 which is equal to another numerical value n2 and unit is u2। तो n1 u1 is equal to n2 u2, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। इसमें जनरली क्या होता है कि मुझे n1 u1 u2 पता होता है, मुझे n2 फाइंड करना पड़ता है। तो n2 is n1 u1 upon u2। लेकिन u1 u2 का हमेशा कन्वर्जन नहीं पता होगा, तो उसको डायमेंशंस की फॉर्म में लिखने के लिए हम बोलेंगे n2 is equal to n1 into m1 by m2 raised to a, l1 by l2 raised to b and t1 by t2 raised to c। और अगर मतलब mlt के अलावा कोई और डायमेंशंस हुए तो वो भी ऐड करते जाओ, k1 by k2 raised to d, a1 by a2 raised to e। मतलब जो भी 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में से जो भी क्वांटिटी हो वो सारे डायमेंशन यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो। दिस इज n2 का फॉर्मूला। अब इसमें ये सब टर्म्स है क्या, अब उसको एक्सप्लेन करते हैं, बट उसके लिए मैं एक एग्जाम्पल लेके चलती हूँ सो दैट आपको क्लैरिटी आए। क्या आप सब लोगों को पता है कि फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई इज वन सिस्टम ऑफ यूनिट। फोर्स का एसआई यूनिट क्या होता है? न्यूटन। न्यूटन। मैं लिख देती हूँ 1 न्यूटन। किसी को पता है सीजीएस यूनिट क्या होता है? डाइन्स। अब मे भी आप लोगों को पता होगा 1 न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन है, लेकिन हम इसको डायमेंशंस के थ्रू डिराइव करेंगे। कैसे करेंगे वो देखते हैं। मेरा क्वेश्चन ये है 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स। ये हमसे बोर्ड में पूछा जाता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी डाइन्स। वो डिराइव करने के लिए मैं बोलूंगी पहले तो आपको फोर्स का डायमेंशन पता होना चाहिए। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है? फोर्स का डायमेंशन mlt-2। mlt-2, राइट है। यहाँ पे जो m की पावर, l की पावर, t की पावर होती है ना, वो हमारे इस फॉर्मूला के a b c बन जाते हैं। तो इस सिनेरियो में, इस पर्टिकुलर सिनेरियो में a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 1, c इज इक्वल टू -2, ऐसा हो जाएगा। mlt की जो पावर होगी वो a b c रिप्रेजेंट करेगा। इसके अलावा जो हमारा m1 l1 t1 होगा ना, या m2 l2 t2, वो होंगे फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ मास, लेंथ एंड टाइम इन वन पर्टिकुलर सिस्टम। जैसे
मैं इस फोर्स को 1 न्यूटन को डाइन्स में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, तो आई एम ट्राइंग टू चेंज SI टू CGS. आई एम ट्राइंग टू कन्वर्ट SI सिस्टम टू CGS सिस्टम. तो M1 L1 T1 हो जाएंगे SI के पार्ट्स और M2 L2 T2 हो जाएंगे CGS सिस्टम के यूनिट्स. अब SI सिस्टम में M1 को मेजर करते हैं 1 kg में, लेंथ को मेजर करते हैं 1 मीटर, टाइम को मेजर करते हैं 1 सेकेंड, M2 1 ग्राम, L2 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड. डू यू ऑल अग्री टू दिस? SI और CGS में किसी को कोई कंफ्यूजन है कि हम कैसे मेजरमेंट लेते हैं? नो. ग्रेट. है तो यू कैन रेज योर हैंड, आई विल टेक योर डाउट. नेक्स्ट, अब मुझे फॉर्मूला में और क्या चाहिए था? N2 में फिर से फॉर्मूला लिख के बता देती हूँ. N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1 बाय M2 रेज टू A, L1 बाय L2 रेज टू B एंड T1 बाय T2 रेज टू C. ये हमारा फॉर्मूला था. अब इसमें मेरे को M1 M2 L1 L2 T1 T2 पता है, A B C पता है. N1 क्या होगा? N1 वुड बी इक्वल टू 1. जो हमारा फर्स्ट सिस्टम में न्यूमेरिकल वैल्यू होएगा ना, उसको बोला करेंगे N1. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो. सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूं तो N1 की जगह आएगा 1, M1 की जगह 1 kg, M2 की जगह 1 ग्राम्स, A की जगह 1, L1 की जगह 1 मीटर, 1 सेंटीमीटर रेज टू 2, T1 की जगह 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू -2. 1 second cancel. This would be 1000 grams upon 1 gram. 100 centimeter upon 1 centimeter. 1 raised to -2. ग्राम से ग्राम कैंसिल, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, and 1 raised to -2 is 1 only. 1 raised to -2 is 1. So this would be 10 raised to 3, that is for 1000, and 10 square, that is for 100, is equal to 10 raised to 5. तो हम बोल सकते हैं 1 न्यूटन is equal to 10 raised to 5 dynes. That would be your answer. And these are the steps how to solve it. किसी को कोई कंफ्यूजन है इसमें तो बोलिए. मैम. यस दृष्टि. मैम सेकेंड स्टेप में L1 और 1 मीटर बाय 1 सेंटीमीटर का पावर स्क्वायर होगा. नहीं बेटा यार, वो मैंने गलती से लिख दिया, ये मेरी आदत ही पड़ चुकी है. आई डोंट नो व्हाई. अगर आप लोगों को कोई डाउट नहीं है तो मैं फटाफट होमवर्क शीट 2.2 के क्वेश्चंस लेने चाहूंगी. नोट्स खोल लीजिए, स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस होमवर्क शीट 2.2 के. स्टार्ट करूंगी क्वेश्चन से. होमवर्क शीट 2.2 क्वेश्चन नंबर कौन से पेंडिंग है अपने स्टार्ट वहीं से कर देते ताकि सारे कंप्लीट हो जाए हमारे. प्रथम विल यू टेल मी, प्रथम परमार विल यू टेल मी कौन से क्वेश्चंस बाकी हैं? यस मैम. प्रथम कौन से क्वेश्चंस पेंडिंग हैं? 1 सेकेंड. किसी के पास नोट्स और पता है तो प्लीज आप मुझे बता दो. मैम है मेरे पास नोट्स मैम. पता है कौन से क्वेश्चंस पेंडिंग है? यस मैम. बताओ. मैम क्वेश्चन 6, 7, 8, 9, 10, 11. ठीक है, चलो 6 से लेकर 11 सारे आज ही खत्म करने हैं अपने को. विद इन नेक्स्ट 30 मिनट्स अपना ये टारगेट रहेगा, जल्दी जल्दी खत्म करने का. स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 से. क्वेश्चन नंबर 6, तनेशा प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 6. मैम 6 हो गया है. मैम 6 हो गया. 6 तो फिर शायद आपका प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पे ही होएगा या तो. ठीक है, तो 7 से स्टार्ट करते हैं. तने आप 7th रीड कर दो यार.
An electric bulb has a power of 500 watt. Express it in CGS unit. An electric bulb has a power of 500 watt. मुझे इसको CGS में कन्वर्ट करना है. इनिशियली कौन सा सिस्टम है हमारे पास? What is which unit of power? SI से CGS में जाना है. तो जब SI से CGS में जाना हो तो M1 L1 T1 और M2 L2 T2 इससे बहुत क्लियर हो जाते हैं हमारे. M1 होएगा 1 kg, L1 होएगा 1 मीटर, T1 होएगा 1 सेकेंड, M2 होगा 1 ग्राम्स, L2 होगा 1 सेंटीमीटर, T2 होगा 1 सेकेंड. ये हमारे SI और CGS के कन्वर्जन हो गए. इसके बाद N1 देखूं क्वेश्चन में तो न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है 500, तो ये हो जाएगा 500. बचा ABC की कहानी. तो ABC के लिए पावर का डायमेंशन आना चाहिए. पावर का डायमेंशन डिराइव करने के लिए यू कैन यूज द फॉर्मूला वर्क डन पर यूनिट टाइम या एनर्जी पर यूनिट टाइम, दोनों ही फॉर्मूला राइट है. तो पावर का डायमेंशन हो जाएंगे ml2 t-3, जिसमें A हो जाएगा 1, B हो जाएगा 2 और C हो जाएगा -3. ABC 1 2 -3. सो अगर ये वाला सिस्टम है तो फिर से मैं बोलूंगी फॉर्मूला है हमारे पास N2 is equal to N1 into M1 by M2 raised to A, L1 by L2 raised to B and T1 by T2 raised to C. इस फॉर्मूला में तीनों वैल्यूज, ये सारी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, सॉल्व करोगे आपको आंसर मिल जाएगा. शुड आई सॉल्व इट कंप्लीटली? कर लोगे सॉल्व इसके आगे? मैम हो जाएगा. कर लोगे सॉल्व? Yes. गुड. मैं जहां जरूरत लगेगी वहां पे मैं पूरा सॉल्व करवा दूंगी आप लोगों को, डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन इसमें तो सिर्फ जैसे हमने जूल से न्यूटन से डाइन्स में कन्वर्ट किया था, सेम वही वाला सिनेरियो है. क्वेश्चन नंबर 7 नहीं, 7 तो किया ही है, ये 7 ही था. 7. अब क्वेश्चन नंबर 8. धवल प्लीज रीड क्वेश्चन नंबर 8. धवल. मैम एक्चुअली मेरे पास वो नोट्स नहीं है. हाँ नोट्स नहीं है. क्यों नहीं है? मैम डाउनलोड करने के लिए क्वेश्चन नंबर 8 में तक्ष प्लीज रीड द क्वेश्चन. Yes, ma'am. In CGS system, the value of Stephen's constant is sigma equal to 5.67 into 10 raised to -5 erg per second per centimeter square upon k to the power 4. Find its value in SI unit. Given 1 joule is equal to 10 raised to 7 erg. k to the power 4 दे रखा है कि -4 दे रखा है? -4. -4, ठीक है. तो सिग्मा इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10 रेज टू -5 अर्ग पर सेकेंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज टू 4. अब ये पूरा सीजीएस में है. सीजीएस से मुझे कन्वर्ट करना है एसआई सिस्टम में. एक तो ये स्टीफन्स कांस्टेंट जो है, हमें इसके डायमेंशंस नहीं पता, मुझे यूनिट से ही इसके डायमेंशन गेस करने पड़ेंगे कि क्या होंगे. स्टार्ट करते हैं हम. पहले मैं M1 L1 T1 जो इजी पोर्शन है वो फटाफट लिख देती हूँ. M2 L2 T2. इस बार सीजीएस सिस्टम पहले है, तो सीजीएस सिस्टम में मास होगा 1 ग्राम, लेंथ 1 सेंटीमीटर, टाइम 1 सेकेंड. M2 1 kg, L2 1 मीटर,
टाइम 1 सेकेंड। इसके बाद n1 इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁻5 ये हो गया। लेकिन डायमेंशंस के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अर्ग जो है वो एनर्जी का यूनिट होता है, इट इज द CGS यूनिट ऑफ एनर्जी, तो दैट वुड बी mL2T-2। सेकेंड के लिए T, लेकिन पावर -1 है तो T⁻⁻1। लेंथ सेंटीमीटर के लिए लेंथ आएगा L⁻⁻2। केल्विन के लिए K⁻⁻4। तो L⁻⁻2 L⁻⁻+2 कैंसिल हो जाएंगे, राइट। ये बचेगा क्या पावर में, MT⁻⁻3 K⁻⁻4। डायमेंशंस आ गए MT⁻⁻3 K⁻⁻4। हम A लेते हैं मास के लिए, तो मास का हो जाएगा 1, लेंथ के लिए 0, टाइम के लिए -3, और D भी लेना पड़ेगा इस बार क्योंकि केल्विन भी है, तो D इज इक्वल टू -4। यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलिए, वरना मैं आगे बढ़ती हूँ। ये खत्म हो गया हो तो हम इसके बाद इस पे लिखते हैं कि N2 इज इक्वल टू N1 इंटू M1/M2 रेज टू A, L1/L2 रेज टू B, T1/T2 रेज टू C एंड D1/D2 रेज टू, सॉरी D1 नहीं, θ1/θ2 रेज टू D। ये मैंने टेम्परेचर के लिए डिनोशन लिया है, सिर्फ टेम्परेचर का डिनोशन ले लिया थीटा। मैं यहाँ पे ऐड और कर देती हूँ, CGS सिस्टम में भी टेम्परेचर होएगा केल्विन में और SI सिस्टम में भी टेम्परेचर होगा केल्विन में। तो θ1 और θ2 और ऐड कर दिया मैंने यहाँ पे। अब आपको बाकी सारी वैल्यूज तो पता ही है। N1 की जगह हम लिखेंगे 5.67 इंटू 10⁻⁵। M1 की जगह हम लिखेंगे 1 ग्राम अपॉन 1 kg रेज टू 1। L1 की जगह 1 सेंटीमीटर अपॉन 1 मीटर रेज टू 0। T1 की जगह 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड रेज टू -3 एंड 1 केल्विन अपॉन 1 केल्विन रेज टू -4। ये हमारी सारी वैल्यूज आ गई। 5.67 इंटू 10⁻⁻5, इसमें से 1 ग्राम की जगह 1 ग्राम ही रहेगा, नीचे लिख देती हूँ 1000 ग्राम्स। ये तो पूरा चला ही जाएगा क्योंकि एनीथिंग रेज टू 0 वुड बी 1, तो ये यहाँ पे इंटू 1, ये भी सेम ऐसा 1 ही रह जाएगा और ये भी सेम ऐसा 1 ही रह जाएगा। सब कुछ 1 1 1 रह गया सिवाय इसके ग्राम से ग्राम कैंसिल। तो ये आ जाएगा 5.67 इंटू 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻3, दैट वुड बी 5.67 इंटू 10⁻⁸। तो फाइनली आंसर में मैं लिखूंगी सिग्मा इन SI सिस्टम इज इक्वल टू 5.67 इंटू 10⁻⁸ जूल पर सेकेंड पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन रेज टू -4। यूनिट भी चेंज कर देना, कहीं आप वैल्यू लिख दो लेकिन यूनिट सेम लिख दोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। यूनिट भी चेंज कर देना साथ के साथ, ठीक है। अर्ग की जगह जूल्स, सेकेंड की जगह सेकेंड, मीटर की सेंटीमीटर की जगह मीटर और केल्विन की जगह केल्विन ही रहेगा। आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, Astha, can you read question number 9? Find the value of 60 joule per minute on a system that is 100 gram, 100 centimeter and 1 meter as the base units. 100 gram, 100 centimeter and 1 minute. मतलब देखिए ये आपको लगेगा CGS जैसा है लेकिन ये CGS सिस्टम नहीं है।
सिर्फ ग्राम सेंटीमीटर मिनट होने से सीजीएस सिस्टम नहीं बनता है, क्योंकि सीजीएस में फंडामेंटल यूनिट्स रहते हैं 1 ग्राम 1 सेंटीमीटर 1 सेकेंड। अगर वो 1 के अलावा कुछ और न्यूमेरिकल फैक्टर कैरी कर रहा है तो दैट इज नॉट सीजीएस सिस्टम। ठीक है, तो हम बोलेंगे कि दिस इज M2 L2 T2 एंड ये जो हमारा सिस्टम है दैट इज अ न्यू सिस्टम टू अस। शुरू में उन्होंने बोल रखा है 60 जूल पर मिनट। अब ये भी कोई सिस्टम नहीं है, जूल तो चलो एसआई है लेकिन मिनट कोई सिस्टम नहीं है, तो मैं इसको इस एसआई सिस्टम में कन्वर्ट कर लेती हूँ। 60 जूल पर मिनट मतलब 60 जूल डिवाइडेड बाय 60 सेकेंड्स, दैट वुड बी 1 जूल पर सेकेंड। और 1 जूल पर सेकेंड क्या होता है? एसआई सिस्टम। ये जूल पर सेकेंड इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर, इट इज द एसआई यूनिट ऑफ पावर। तो यहाँ पे हम बोलेंगे फर्स्ट सिस्टम है मेरा एसआई, जिसमें M1 L1 T1 हो जाएंगे 1 सेकेंड 1 मीटर एंड 1 किलोग्राम। सो एसआई से सीजीएस तक, सॉरी एसआई से न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे जो N1 दिख रहा है मुझे वो है 1, N1 is 1। नाउ N2 का फॉर्मूला हो जाएगा N1 into M1 by M2 raised to A, L1 by L2 raised to B and T1 by T2 raised to C। पावर का डायमेंशंस होते हैं ML2T minus 3। फिर से तो A would be equal to 1, B would be equal to 2 and C would be equal to minus 3। सब्स्टिट्यूट कर दो तो N1 की जगह 1 into M1 आएगा 1 kg, M2 आएगा 100 grams raised to 1, 1 meter upon 100 centimeter raised to 2, 1 second upon 1 minute raised to minus 3। So this would be 1000 grams upon 100 grams, 100 centimeter upon 100 centimeter, 1 second upon 60 seconds, second second centimeter centimeter 100 ग्राम ग्राम 2020। इतना सब तो वही निकल लिए। बचा क्या? 10 into 1 into 60 raised to minus 1 raised to minus 3, क्योंकि डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर में लेके जाएंगे तो 60 raised to minus 1 आ जाएगा। तो दिस वुड बी 10 into 60 raised to 3, दैट वुड बी 216,000 और एक 10 की वजह से और 0, तो ये आ जाएगा 2.16 1 2 3 4 5 6 into 10 raised to 6। फाइनल आंसर अगर मैं यहाँ पे लिखूं तो 60 जूल पर मिनट इज इक्वल टू 2.16 into 10 raised to 6 न्यू यूनिट्स, बिकॉज आई डोंट नो विच सिस्टम इज दिस, तो मैं लिख दूंगी न्यू यूनिट्स। That is how you need to write the answer. This was 9th question. Next, question number 10. Reena, will you read question number 10? Yes, ma'am. It is given that if the unit of the force is 1 kN, 1 kilonewton, unit of length is 1 kilometer, and the unit of time is 100 seconds, what will be the unit of the mass? मतलब एक ऐसा सिस्टम ले रखा है जहाँ पे फोर्स को मेजर किया जा रहा है 1 किलो न्यूटन बेसिक से, लेंथ इज मेजर्ड इन 1 किलोमीटर, टाइम इज मेजर्ड इन 100 सेकेंड। तो मास की यूनिट्स क्या होंगे? बहुत सिंपल है क्वेश्चन। फोर्स को लिख दो MLT minus 2, ये इसके डायमेंशन ही हैं। फोर्स की जगह आ जाएगा 1 किलो न्यूटन मतलब 1000 न्यूटन। मास मुझे ढूंढना है, लेंथ 1000 मीटर्स एंड टाइम वुड बी 100 सेकेंड, तो 100 सेकेंड का रेज टू -2, तो 1000 इज इक्वल टू m into 1000 into 10 raised to -4, क्योंकि 10 स्क्वायर
raised to minus 2 would be 10 raised to minus 4. 1000 cancel. M is equal to 1 upon 10 raised to minus 4, which is equal to 10 raised to 4 kg. मास का यूनिट बन जाएगा 10 raised to 4 kg. This was question number 10. Question number 11. Janil, question 11 read करो. Find the value of 100 joule on a system which has 20 centimeter, 250 gram and half minute as fundamental units of length, mass and time. Again, this is a new system. तो हम बोलेंगे M2, L2, T2 is equal to 20, 250 and half minute respectively. न्यू सिस्टम की कहानी है. हमें 100 जूल को ऐसे सिस्टम में कन्वर्ट करना है. तो 100 जूल, जूल किसका यूनिट होता है? बोलिए केविन, ऐसा जैसे चुप नहीं हो जाने का, बोलने का है. SI किसका पर, किसका यूनिट? SI यूनिट ऑफ एनर्जी. एनर्जी, यस. कीप इट इंटरैक्टिव यार, मैं भी बोर हो जाऊंगी फिर. प्लीज प्लीज बोलते रहिए. सो 100 जूल इज SI यूनिट ऑफ एनर्जी. तो SI से न्यू सिस्टम में कन्वर्ट करना है. SI में M1, L1, T1 का वैल्यू होता है 1 सेकेंड, 1 मीटर एंड 1 किलोग्राम. अमी पटेल है कोई आप लोगों की क्लास में? Alright. So, अब since एनर्जी का ऐसा यूनिट था तो एनर्जी वुड बी इक्वल टू ML2 T minus 2. ये एनर्जी के डायमेंशंस थे. तो ABC का वैल्यू हो जाएगा A1, B2, C minus 2. फॉर्मूला हमारा जिसमें N1 रह गया, N1 is 100. तो फॉर्मूला बन जाएगा N2 is equal to N1 into M1 by M2 raised to A, L1 by L2 raised to B and T1 by T2 raised to C. N1 is 100. M1 की जगह लिखेंगे 1 kg अपॉन, मैंने उल्टा लिख दिया. ये L2 है और ये M2 है. वो जिस फ्लो में आया मैंने उसी फ्लो में लिख दिया. So 250 grams raised to 1. L1 is 1 meter upon 20 centimeter raised to 2 and 1 second upon half minute raised to minus 2. Solve करें तो 100 into 1000 kg up नहीं 1000 grams upon 250 grams. 100 centimeter upon 20 centimeter and 1 second upon 30 seconds, क्योंकि हाफ मिनट इज 30 सेकेंड. तो ग्राम से ग्राम, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल. 254 जा 25 जा, और इसका कुछ नहीं हो सकता है. इसको थोड़ा मैं यहाँ कंटिन्यू कर रही हूँ इस साइड पे. N2 would be equal to 100 into 4 into 5 into 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर था, and 30 raised to minus 1 raised to minus 2. तो ये बन जाएगा 4 5 are 20, 25 are 100. 100 into 100 बन जाएगा 10 raised to 4 into 30 का स्क्वायर. 30 का स्क्वायर मतलब 900. 900 into 10 raised to 4, तो this would be 9 into 10 raised to 6. 100 joule is equal to 9 into 10 raised to 6 new units. This would be our answer. इसके अलावा कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो बताइए.
So are we done with homework sheet 2.2 completely? Question 12 is left. क्वेश्चन 12 भी बाकी है या प्रथम से गलती कैसे होगी, मुझे ये नहीं समझ आ रहा. Again I am dealing with so many blank screens on my window. आप चाहते नहीं है मैं आगे पढ़ाऊं आप लोगों को. हाँ विधान, कीप योर वीडियो ऑन यार. सो के पढ़ रहे हो, सो के पढ़ो, कोई बात नहीं, लेकिन लिखते रहना साथ में, ऐसा नहीं चलेगा. श्लोक क्यों इतना शर्माता है, मुझे समझ नहीं आता. वाई यू आर नॉट टर्निंग योर वीडियो ऑन श्लोक? हम कनेक्शन इशू है इसलिए. देखो अभी कोई नहीं आ रहा, बोल रहे हो तुम, इतना अच्छा बोल पा रहे हो. कनेक्शन इश्यूज हम नहीं, वो अंदर के रूम में बैठा हूँ इसलिए वाईफाई का म्यूट हो गए बाय द वे, लेकिन ठीक है. धवल, धवल, दृष्टि, अविरत, तनय, ये तो मेरे को बार बार बोलने पड़ रहे हैं यार नाम. मैम बारिश हो रहा है तो कनेक्टिंग इशू है. मैंने वीडियो बंद रखा था. एनीवे, सो प्लीज मेजॉरिटी को वीडियो चालू रखना चाहिए. जब तक आपको नहीं लगे ऑफ नहीं करो यार. इंटरैक्टिव सेशन होना चाहिए. मेरे को शक्लें दिखती रहनी चाहिए, कौन सो रहा है, कौन जाग रहा है, कौन डांस कर रहा है, कौन हंस रहा है इधर उधर की बातें सुन के, ये सब पता होना चाहिए. हाँ लिटरली जेनरल यू वोंट बिलीव, लोग पीछे ना गाने सुनने लग जाते हैं और गाने गाते भी हैं. मेरे दूसरी क्लास में लोगों ने मेरे साथ ये किया है. और गलती से, ये मेरे को कैसे पता चला, गलती से उनका माइक ऑन रह गया था. बाद में बहुत पछताए वो लोग, नो डाउट, लेकिन उनका माइक ऑन रह गया था. तो मेरे को पता चला, कल की ही क्लास में हुआ था. वो मीम वाला एक गाना गा रहा था बच्चा. मैंने कहा कोई और तो गा ले, मीम वाला ही क्यों गाना गाना है तेरे को, जिसपे मीम बनते रहते हैं. भूल गई, गाना भूल गई यार. एनीवे, सो 2.2 का एक क्वेश्चन और जेनिल ने मुझे बताया कि 12th भी बाकी है, वो भी खत्म कर देते हैं फटाफट फटाफट. ध्वनित, कैन यू रीड क्वेश्चन 12? If the units of the force, energy, and velocity are 20 Newton, 200 Joule, and 5 meter per second, if the units find the units of length, mass, and time. ठीक है, तो फोर्स, एनर्जी और वेलोसिटी गिवन है. फोर्स को मैं लिख सकती हूँ mlt-2, दैट इज 20. एनर्जी को लिख सकते हो ml2t-2, दैट इज 200. और वेलोसिटी को लिख सकते हो lt⁻⁻1, दैट वुड बी 5. 1 2 3. तो इक्वेशन 1 को मैं 2 से पहले डिवाइड कर रही हूँ. इक्वेशन 1 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 2. जब मैं इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास बचेगा mlt-2 एक न्यूमरेटर में और नीचे बचेगा ml2t-2 डिनोमिनेटर में, एंड सामने आ जाएगा 20/200. तो t⁻², t⁻², m से m, 0 0 2 10 और एक l से एक l. तो 1/l इज इक्वल टू 1/10. l वुड बी इक्वल टू 10 मीटर्स. लेंथ आ गई मेरी 10 मीटर्स. ये लेंथ की वैल्यू मुझे इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट कर देनी चाहिए. तो फ्रॉम इक्वेशन 3 आई कैन से दैट L into t⁻⁻1 is equal to 5. तो मैं L t⁻⁻1 को ऐसा भी लिख सकती हूँ 10/t is equal to 5. Do you all agree to this? t⁻⁻1 is same as 1/t. So t would be equal to 10/5. तो t is equal to 2 seconds. नेक्स्ट, टाइम भी आ गया, लेंथ भी आ गया, बचा सिर्फ मास. तो मास के लिए कोई भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो. मैं बोल रही हूँ इक्वेशन 1 में डाल रहे हैं हम वैल्यू. फ्रॉम इक्वेशन 1 mlt-2 is 20. सो m into l की जगह 10 और t⁻⁻2 को मैंने अभी बताया था, इट इज एज गुड एज राइटिंग 1/t². तो 1/t² मतलब 2 का स्क्वायर नीचे डिनोमिनेटर में चल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 20. तो m would be equal to 2 square 4 into 20 divided by 10. 0 0 cancel. m is equal to 8 kg.
ये मास, ये लेंथ और ये टाइम, तीनों हमारी वैल्यूज आ गई है। मैम यस मैम एक डाउट है कि जैसे हम इसको मैग्नीट्यूड से इक्वेट कर रहे हैं लेकिन नंबर्स के तो डायमेंशंस नहीं होते, तो हम उनको इक्वेट कैसे कर सकते हैं? देखो, मैंने पहले तो ये नंबर्स के डायमेंशन नहीं लिखे हैं, मैंने यूनिट्स के डायमेंशन लिखे हैं और मतलब फोर्सेस के डायमेंशन लिखे हैं। तो मैंने ये बताया है कि इन सब की ये मिला के 20 न्यूटन वैल्यू होती है, 20 न्यूटन। तो मैं यूनिट के साथ तो कंपेयर कर सकती हूँ डायमेंशंस को, आई एम अलाउड टू डू दैट। फिर उसके बाद मुझे बोला मास, लेंथ और टाइम के भी यूनिट्स बताओ, तो सब सिर्फ एसआई में थे, तो मेरा लेंथ भी एसआई में फाइनली जो पता चलेगा मेरे को बेसिक जो लेंथ किसमें मेजर हो रहा है, तो मुझे पता चला लेंथ का बेसिक मेजर हो रहा है 10 मीटर्स में, टाइम का बेसिक यूनिट मेजर हो रहा है 2 सेकंड्स में, और मास का बेसिक यूनिट मेजर हो रहा है 8 kg में। दैट्स द केस। ठीक है, ऑल राइट, सो आई होप ये क्लियर है आप लोगों को। एंड दिस कंप्लीट्स 2.2। हमने 30 मिनट्स लिए मांगे थे, तो वी हैव कंप्लीटेड 4 मिनट्स बिफोर, राइट, 30 मिनट से बहुत पहले। तो अभी भी 1 मिनट मैं आपको दे रही हूँ टू फाइंड डाउट्स फ्रॉम 2.2। अगर आपको कोई डाउट है तो आई एम रेडी टू टेक दैट डाउट, अगर नहीं है तो हम आगे 2.4 पे चलेंगे, क्योंकि 2.4 मैं लाइन से स्टार्ट करती हूँ। स्क्रीन पे जो जो लोग मुझे दिख रहे हैं, मैं 1 बाय 1 आपसे क्वेश्चन पुट करती जाती हूँ। ट्राई आंसरिंग क्वेश्चन, जहां नहीं आएगा डोंट वरी, इट इज अ प्लेग्राउंड टू अस। हम यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं। गलत हो गया तो गलत, सही सही हुआ तो इट्स गुड, सबको पता चलेगा हम सही पढ़ के आए हैं, राइट। सो ध्वनित, यू आर द फर्स्ट वन ऑन माय स्क्रीन। व्हाट डू यू मीन बाय एरर? Ma'am, error is true value minus the measured value. Perfect, very good. Error is measured as या calculated as the difference between the true value of any physical quantity and the measured value of that particular physical quantity. So इसको हमने error बोला था अभी तक। अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी में जब हम मेजरमेंट करते हैं तो फिजिक्स में ऐसा बोला जाता है कि कुछ ना कुछ एरर तो आएगा ही। भले भगवान आके आपका मेजरमेंट करके दे दे तो भी आपके क्वांटिटी में एरर होगा, क्योंकि कोई क्वांटिटी का प्रिसीजन कोई फिक्स नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इस पेज के लेंथ की बात करूं, शायद मेरे वीडियो में भी ये एग्जांपल दिया है, पेज का लेंथ होएगा 14.27694321। ये रैंडम नंबर्स हैं, आगे मैं अपना मोबाइल नंबर जोड़ दूं 9537705263, कितने भी, इट इज नेवर एंडिंग। प्रिसीजन कितना भी दूर तक जा सकता है, मतलब पीछे कितने भी डेसिमल प्लेसेस लगा दूं, ऐसा नहीं होगा कि वहां पे रुक जाएगा। यू हैव स्टडीड दैट कि 1 और 2 के बीच में भी देयर आर इनफाइनाइट नंबर्स, राइट, इनफाइनाइट रियल नंबर्स है हमारे पास। तो सेम ऐसा ही बोलते हैं कि आप अगर कोई मेजरमेंट करते हो, चलो मैंने ये पेज का लेंथ निकाला 14.3 सेंटीमीटर, किसी और ने निकाला 14.35 सेंटीमीटर, किसी और ने निकाला 14.367 सेंटीमीटर, ऐसे कर करके सबने अलग अलग वैल्यूज निकाले, लेकिन कहीं पे ये एंड होएगा, कहीं पे आपको बोला जाएगा कि यहाँ पे ये राइट हो गया, एकदम एग्जैक्ट वैल्यू आ गया आपका, नहीं, क्योंकि आई डोंट नो कि कितने प्रिसीजन तक वो जा सकता है। हमें बस संतुष्टि करनी पड़ेगी कि हमने आंसर राइट निकाला है। इस आंसर में यहां से लेकर यहां तक वेरिएशन आ सकता है, रेंज जो है डेविएशन का वो चल सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल 14.3 और 14.27, इन दोनों में डिफरेंस अगर मैं आपको बताऊं तो 0.03 का डिफरेंस है, तो मेरा एरर क्या होएगा 0.03। मतलब मेरा वैल्यू जो है वो ट्रू वैल्यू से 0.03 ज्यादा भी हो सकता है, 0.03 से कम भी हो सकता है। प्लस माइनस करके हम लिख देंगे कि इतना प्लस माइनस होना तो स्वाभाविक है। अब एरर को मेजर ऐसे किया, कोई फिजिकल क्वांटिटी को एरर के साथ लिखेंगे कैसे? हर्ष, यू आर द नेक्स्ट। कोई फिजिकल क्वांटिटी को हम एरर के साथ रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? मैम फर्स्ट वी विल राइट a plus minus delta a. परफेक्ट, वेरी गुड।
इट इज ए प्लस माइनस डेल्टा ए। कोई भी फिजिकल क्वांटिटी इस तरीके से रिप्रेजेंट हो सकती है अगर हम एरर की बात कर रहे हैं तो, जिसमें ए रिप्रेजेंट करता है उसका ट्रू वैल्यू और डेल्टा ए रिप्रेजेंट करता है उसका मीन एब्सोल्यूट एरर। हम आगे जाके ये डिनोशंस को ऐसा भी लिख सकते हैं, ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। इट इज एज गुड एज राइटिंग द सेम ए प्लस माइनस डेल्टा ए या ए मीन प्लस माइनस डेल्टा ए मीन। इसके बाद हमने सीखे थे टाइप्स ऑफ एरर्स, लेकिन देखिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आपको वो पढ़ाऊं तो कोई मतलब नहीं है, दैट इज वेस्टिंग क्लास टाइम। इससे बढ़िया आप वो वीडियो से देख लेना टाइप्स ऑफ एरर क्या थे। लेकिन आगे हम मूव करते तो हमें आया था मेजरमेंट ऑफ एरर या कैलकुलेशन ऑफ एरर। उसमें हमने 4 चीजें सीखी थी, नहीं सॉरी 3 चीजें सीखी थी। एक एब्सोल्यूट एरर के बारे में, एक रिलेटिव एरर के बारे में, and the third one was percentage error. जेनिल, ये कौन से केसेस की बात करते थे हम? पहले हमने इसके लिए कंडीशन डाला था कि जैसे चलो मैं आपको एक कुछ एग्जांपल ही दे देती हूँ। A1, A2, A3 अप टिल n मेजरमेंट्स है मेरे किसी फिजिकल क्वांटिटी के। तो जेनिल, व्हाट शुड बी द स्टेप्स टू फाइंड एब्सोल्यूट एरर? क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा? फर्स्ट वी फाइंड A mean. A mean. First we will find A mean. That's perfect. A mean मैं कैसे ढूंढती हूँ? By Adding all the terms till n divided by n number of terms. yes, that is same as finding the average. A mean is Yes. nothing but average of all the values. और ये A mean का नाम होता है या तो mean value या हम इसको क्या बोलते हैं जयनील? ट्रू वैल्यू। ठीक है, मीन वैल्यू या ट्रू वैल्यू, क्योंकि अगर हमें ट्रू वैल्यू गिवन नहीं है तो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड द ट्रू वैल्यू ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी। थैंक यू जयनील। नेक्स्ट तक्ष, तक्ष यू टेल मी, अब ट्रू वैल्यू के बाद एब्सोल्यूट एरर निकालने का तरीका क्या था? Ma'am, first we will find delta A1, which will be A mean minus A1. Like that, we will find till delta AN, which is delta AN will come to be A mean minus AN. परफेक्ट। ये सारे जो डेल्टा A1, A2, डेल्टा A3, डेल्टा A4 ये जितने भी हमने फाइंड किए हैं, इन सबको हम बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर इन दैट पर्टिकुलर मेजरमेंट। डेल्टा A1 इज एब्सोल्यूट एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, डेल्टा A2 इज एब्सोल्यूट एरर इन सेकंड मेजरमेंट, एंड ऐसे ही डेल्टा AN इज एब्सोल्यूट एरर इन nth मेजरमेंट। अब ये सारा होने के बाद हम बोलते हैं डेल्टा ए मीन ढूंढ लो। डेल्टा ए मीन इज नथिंग बट एवरेज ऑफ ऑल द एब्सोल्यूट एरर। इसको नाम क्या देते हैं हम? ये मुझे केविन बताएगा। केविन, व्हाट इज इट्स नेम? Relative error. नहीं 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 नहीं, इट इज नॉट रिलेटिव एरर। एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर का मतलब होता है मीन एब्सोल्यूट एरर फाइंड करना। एवरेज ऑफ ऑल एब्सोल्यूट एरर्स वुड बी मीन एब्सोल्यूट एरर ढूंढना। अब इसके बाद आता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, अविश यू टेल मी व्हाट इज रिलेटिव एरर? ये मुझे अविश की आवाज नहीं आ रही है, मेरे को नहीं आ रही कि बाकी लोगों को नहीं आ रही? नो अविश, वी आर नॉट एबल टू हियर यू। मे बी सम माइक इश्यूज, आप चेक कर लीजिए अपनी साइड पे। मीनवाइल मैं तने के पास चलती हूँ। तने वखारिया, यू टेल मी व्हाट इज रिलेटिव एरर? अनम्यूट करना पड़ेगा दोस्त।
No, Tanay is also not able to answer. Khushil. Delta A mean upon A mean. It is the ratio of delta A mean, that is mean absolute error, to A mean, that is true value of the physical quantity. और अगर इस रेशियो को मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे मिल जाता है परसेंटेज एरर. ये तो बच्चा बच्चा जानता है यार, परसेंटेज कैसे ढूंढते हैं अभी. डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100. रिसेंटली आपने अपने स्कूल एग्जाम्स के रिजल्ट के लिए भी यही किया होगा, परसेंटेज एरर ढूंढने के लिए. जितना मार्क्स आया टोटल से डिवाइड करके 96.6 परसेंटेज आ गए मैडम, है ना. ये वही सेम चीज है. अरे बहुत अच्छा रिजल्ट आया था, मैंने देखा बाय द वे. प्रथम का तो फोटो भी आया हुआ था, ये भी देखा मैंने. और किसी का आया और मैंने मिस कर दिया तो आई एम रियली सॉरी यार. प्रथम का मेरा ध्यान चला गया था फोटो. एनीवे, सो दिस वाज ऑल अबाउट कैलकुलेशन ऑफ एरर. इसके बाद ऑपरेशन भी है, लेकिन पहले मैं कैलकुलेशन जो मैंने इतना पोर्शन सिखाया इस पे आपको क्वेश्चन करवा देती हूँ सो दैट आपको वो क्लियर हो जाए. तो हम चलते हैं होमवर्क शीट 2.4 के क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11. इन दोनों में से मैं कोई एक क्वेश्चन कराऊंगी, द अदर वन यू हैव टू डू. अब आपको जो खराब लगता है आप मुझे बोल दो कि मैम 10 करवा दो, 11 करवा दो, और मेजॉरिटी विंस, ऐसा वाला सिचुएशन होएगा. 10 की 11? 10 दो 10 आ गए और तीसरा 10 आ गया तो मैं 10 करवा दूंगी. 11. विधान 11. 11. 3 11 आ गया, मैं 11 10. करवाऊंगी. ये मजे ले रही है, सिर्फ क्लास मेरे मजे ले रही है कि मैम कौन सा दोनों करवा दो. नहीं, मैं दोनों नहीं करवाऊंगी. चलो मैं 10 करवा देती हूँ बिकॉज शायद 11 आपको एग्जाम्पल्स में गिवन है. हाँ, इसीलिए 11 आपको सॉल्व्ड एग्जाम्पल में दे रखा है, तो मैं पहले 10 करवा देती हूँ. नहीं तो लोगों को लगेगा मैम वही क्वेश्चन करवाती है जो सॉल्व्ड एग्जाम्पल में होता है, मैम को खुद को कुछ नहीं आता है. तो मैं 10th क्वेश्चन आपका ले लेती हूँ. होमवर्क शीट 2.4. क्वेश्चन नंबर 10. खुशी को लास्ट चांस मिला था. आदित्य पोमल, प्लीज रीड द क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ होमवर्क शीट 2.4. Yes, ma'am. The refractive index of water as measured was found to have the values 1.29, 1.33, 1.34, 1.35, 1.32, 1.36, 1.30, 1.33. Calculate first mean value of refractive index, absolute error, mean absolute error, relative error, percentage error. तो देखिए क्वेश्चन में ये 8 मेजरमेंट दे रखे हैं हमें, और हमें ये 4 वैल्यूज फाइंड आउट करनी है. मीन वैल्यू दैट इज द ट्रू वैल्यू, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ये सब हमें ढूंढना है. तो ये फाइंड करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं पहले मीन वैल्यू से. प्रांशु ओझा, मीन वैल्यू कैसे ढूंढेंगे बताओ? Sorry, ma'am. सबका एडिशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ सबका एडिशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. कितनी ऑब्जर्वेशन है हमारे पास? 8. तो 1.29 प्लस 1.34 प्लस 1.35 प्लस 1.32 प्लस 1.36 प्लस 1.30 प्लस 1.33 टोटल डिवाइडेड बाय 8. ये आ गया. अभी ये देखो एडिशन और डिवीजन मैं नहीं करने वाली,
एडिशन डिवीजन दोनों आपको करना है। आप रेडी हो आंसर के साथ? तो आई एम रेडी टू राइट इट ओवर हियर। 1.33 मैम 1.3275 1.3275 ये आता है, लेकिन इसको हमें नियरली इक्वल टू 1.33 लिखना है। ये रीजन हम 5th सेशन में सीखते हैं कि हम ये 4 डेसिमल को 2 में क्यों कन्वर्ट कर देते हैं, ये हम 5th सेशन में सीखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट डेल्टा म्यू मीन ढूंढने के लिए भाई सीधा नहीं पॉसिबल है। डेल्टा म्यू मीन के लिए डेल्टा म्यू 1, डेल्टा म्यू 2, डेल्टा म्यू 3, डेल्टा म्यू 4, डेल्टा म्यू 5, डेल्टा म्यू 6, डेल्टा म्यू 7, डेल्टा म्यू 8, इतना सब चाहिए भाई। मैं एक आधे में तो लिख रही हूं, मैं उसके बाद नहीं लिखूंगी। म्यू मीन माइनस म्यू 1, दैट वुड बी 1.33 माइनस 1, एक में भी नहीं लिख रही हूं मैं, दैट इज 0.04। सब्स्टिट्यूट कर देना, 0.04 अब इज इक्वल टू 0, यहाँ पे आएगा इक्वल टू 1, नहीं सॉरी 0.01, 0.0 कितना बच गया 2, 0.03, 0. इन्हें ऊपर नीचे कर दे, 0.01, 0.03, 0.03 अगेन एंड दिस इज 0। माय गॉड, बहुत मेहनत करवाते हो आप लोग मुझसे। ये कैलकुलेशन अभी खुद से कर देना, और भूलना नहीं है मॉड है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव में कंफ्यूज हो जाएंगे और नेगेटिव लिख देंगे। एरर्स ऑलवेज एड अप, याद रखना। नेगेटिव भी आए तो उसको पॉजिटिव बनाने के लिए ही हमने ये मॉड वाला जुगाड़ कर रखा है कि नेगेटिव आए तो पॉजिटिव बना दो। अब डेल्टा म्यू मीन, धवल कैसे ढूंढेंगे डेल्टा म्यू मीन? लेट रिस्पॉन्स इज नॉट एक्सेप्टेड भाई। ये कहाँ चले जाते हो, क्लास में घूमने चले जाते हो क्या इधर उधर? यू शुड बी प्रोएक्टिवली पार्टिंग इन दिस, टेकिंग पार्ट इन दिस। Preena, how will you find delta mu mean? Ma'am, it would be delta mu1 plus delta mu2 plus delta mu3 plus delta. बस समझ गए up till delta mu8 divided by 8। हाँ बस ऐसा बोलने का, अब इतना तो जुगाड़ कर लेंगे। 0.014 प्लस 0 प्लस 0.01। बी रेडी विद योर आंसर। हाँ मैं सीधा आंसर लिखने के लिए रेडी हूँ। 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0.03 प्लस 0.03 फिर से प्लस 0 डिवाइडेड बाय 8। 0.02 लेकिन पहले तो वो कुछ और आया होगा ना, मेरे को वो आंसर। हाँ मैम 0.0175 0.0175, फिर इसको हम लिख देंगे 0.02। ये मैं बता देती हूँ कैसे करना होता है। रीजन आप नेक्स्ट टाइम जान लेना 5th सेशन में। लेकिन जितने डेसिमल प्लेसेस आपके होते हैं उतने ही डेसिमल प्लेसेस आपको फाइनल आंसर में रखने हैं, तो बाकियों को राउंड ऑफ करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे 1 से राउंड ऑफ किया, 7 को राउंड ऑफ किया तो 2 आ जाएगा। नेक्स्ट आता है रिलेटिव एरर। प्रीशा, व्हाट इज रिलेटिव एरर? Ma'am, it is delta a mean upon a mean. तो डेल्टा म्यू मीन अपॉन म्यू मीन हो जाएगा यहाँ पे, दैट वुड बी 0.02 डिवाइडेड बाय 1.33। इसको सॉल्व करना मैं सिखा सकती हूँ आपको। 1.33 को ले लो 4/3, 1.33 को 4/3 लिख दो। पॉइंट हटाओगे तो नीचे 100 आ जाएगा, 2 2 जा 4, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाय 100, दैट वुड बी 0.015। फिर से राउंड ऑफ कर दो तो ये भी आ जाएगा नियरली इक्वल टू 0.02। नाउ परसेंटेज एरर, इसको एक्सप्रेस करना है परसेंटेज में, तो 0.02 इंटू 100, दैट वुड बी 2%। दिस इज योर फाइनल आंसर। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। बहुत मेहनत करवाई आप लोगों ने मुझसे। क्वेश्चन 11 अब खुद से कर लेना। हाँ आप लोग बोल ही रहे हो ना कि मैम कर लेंगे, तो ठीक है, एक्सेप्टेड। चलो थैंक यू हर्ष, थैंक यू जयनिल ये बोलने के लिए कि आप खुद से कर लोगे।
आप वैसे भी बहुत सिंसियर स्टूडेंट हो, कर ही लेते हो आप तो सब कुछ। ये बाकी सबके लिए भी था, सिर्फ इन दोनों के लिए नहीं। हाँ, एडवांस बैच है ये तो मेरी। एनीवे 2.4 में एरर के मेजरमेंट से ये रिलेटेड क्वेश्चन है 10 और 11। इसके बाद सारे जो क्वेश्चन हमारे बेस्ड है वो है उससे रिलेटेड ऑपरेशन एंड एरर्स, वो भी फटाफट करते हैं। लेकिन एक चीज जो उससे पहले मैं आपको सिखाना चाहती हूँ वो है एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। वो मैंने वीडियो में कवर नहीं किया था, दैट वाज समथिंग आई टुक इन क्लास, सो मैंने वीडियो में कवर नहीं किया। तो मैं आपको भी यहीं पे क्लास में समझा देती हूँ कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन। स्टार्ट करूंगी एक्यूरेसी से। लेमन्स लैंग्वेज में ये दोनों सेम ही टर्म माने जाते हैं भाई, चलते फिरते हम कभी भी बोल देते हैं ये एक्यूरेट है ये प्रिसाइज है, राइट? लेकिन ऐसा होता नहीं, फिजिक्स में इट इज नॉट ट्रू। ये दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। एक्यूरेसी का मैं डेफिनेशन दूं तो इट टेल्स अस दैट हाउ क्लोज योर ट्रू वैल्यू इज टू द मेजर्ड वैल्यू। हाउ क्लोज योर ट्रू वैल्यू इज टू द मेजर्ड वैल्यू, मतलब इन दोनों में कितना डिफरेंस है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको वो पेज की लेंथ का एग्जांपल दिया था जहां पे मैंने एरर फाइंड करके बताया था, तो इसमें मैंने 3 मेजरमेंट्स कंसिडर किए थे, 14.3, 14.35, 14.367। और लेट्स अज्यूम मेरे पास एक मेजरमेंट आता है 14.4, 14.6, तो कौन सी वैल्यू 14.27 की ज्यादा क्लोज होगी? तो मैं बोलूंगी 14.3 ज्यादा क्लोज है। सिंस 14.3 ज्यादा क्लोज है तो इट इज मोर एक्यूरेट देन द अदर टू, इट इज मोर एक्यूरेट देन द अदर टू। तो हाउ क्लोज योर ट्रू वैल्यू इज टू द मेजर्ड वैल्यू, इसको दूसरे टर्म में, एरर के टर्म में सीखने के लिए मैं बोलती हूँ जितना ज्यादा आपका एरर होगा उतनी कम आपकी एक्यूरेसी होगी। एरर कम तो एक्यूरेसी ज्यादा। दूसरी साइड है प्रिसीजन। प्रिसीजन का मतलब होता है, 2 मतलब है। पहला, हाउ क्लोज योर measured values are to each other. इसको समझने के लिए लेट्स से जैनिल सम्यक 2 फ्रेंड्स हैं और इन लोगों ने आज ऐसा सोचा कि मैं मेरे लैपटॉप की स्क्रीन मेजर करता हूँ इंची टेप लेकर, ठीक है? वो चेक कर रहे थे कि जो डेटा साइट पे लिखा होता है कि वो सही है कि नहीं है, कहीं ऐसा हमारे साथ धोखा तो नहीं हो रहा है। तो उन्होंने लैपटॉप की स्क्रीन मेजर करना चालू किया। जैनिल के पास था एक इंची टेप जहां पे वो 1 डेसिमल तक मेजर कर सकता है। सम्यक के पास भी ऐसा इंची टेप जो भी 1 डेसिमल तक मेजर हो सकता है। फिर 15.6 इंचेस आई जैनिल की एक वैल्यू, दूसरी आई 15.5 इंचेस, फिर तीसरी आई 15.7 इंचेस। सम्यक की दूसरे साइड आई 13.2 इंचेस एक बार, दूसरी बार 14.2 इंचेस, फिर 15.2 इंचेस एंड फिर 16.2 इंचेस। ऐसे मेजरमेंट सम्यक के हैं। तो जैनिल की 2 वैल्यूज के बीच का डिफरेंस है 0.1 और सम्यक की 2 वैल्यूज के बीच का डिफरेंस है 1। तो किसमें डिफरेंस ज्यादा है? डेफिनेटली सम्यक वाली में। सम्यक इज नॉट प्रिसाइज। लाइफ में शायद उल्टा होगा लेकिन यहाँ तो ऐसा ही है फिजिक्स की क्लास में, सम्यक इज नॉट प्रिसाइज और जैनिल यहाँ पे प्रिसाइज है। अच्छा, ये जरूरी नहीं जैनिल प्रिसाइज हो तो एक्यूरेट भी होगा। मैं बोल देती हूँ लैपटॉप की स्क्रीन का मेजरमेंट है 14.2 इंचेस, तो जैनिल की तो ये वैल्यूज आई है, सम्यक की एक तो आई है ना 14.2 इंचेस। सम्यक एक्यूरेट है, प्रिसाइज भले ना हो, सम्यक एक्यूरेट तो है। तो a reading can be accurate but not precise, but on the other hand a reading may not be accurate but it may be precise.
तो दोनों विन विन सिचुएशन में, एक प्रिसाइज ज्यादा है, एक एक्यूरेट ज्यादा है, राइट। इसको दूसरे तरीके से, जैसे मैंने बताया, एक डेफिनेशन तो ये, दूसरी डेफिनेशन, हर्ष आया। अब हर्ष बोलता है चलो तुम दोनों साइड में हटो, मैं मेजर करके बताता हूँ लैपटॉप की स्क्रीन कितनी बड़ी है। हर्ष ने बोलना चालू किया कि ये लैपटॉप की स्क्रीन तो है 14.234 इंचेस। दूसरा मेजरमेंट आया 14.231 इंचेस। तीसरा आया 14.232 इंचेस। भाई हर्ष के प्रिसीजन को देख के कि ये तो 3 डेसिमल तक बता सकता है, मतलब अगर 0.001 इंचेस का भी डिफरेंस आया ना, हर्ष के स्केल में दिखेगा। इन दोनों के पास स्केल अच्छी नहीं है, पैसे खर्चने पड़ेंगे इन दोनों को। हर्ष का स्केल अच्छा है, वो 0.001 इंचेस तक मेजर कर सकता है। तो हर्ष इज बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। ठीक है, आपको अगर नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज वाला केस चाहिए तो बोलो क्लास में सबसे खराब कौन लगता है, मैं उसका नाम लिख देती हूँ। चलो मैं अपना नाम लिख देती हूँ ताकि कोई नाराज ना हो। तीसरी आई, चौथी आई लीना। लीना ने आके मेजर किया, मेरा प्रिसीजन भी खराब, 7.2 इंचेस मेरा आंसर आ रहा है। एक दूसरा आ रहा है 5.2 इंचेस। तीसरा आ रहा है 9.1, भी ना तो एक्यूरेट ना प्रिसाइज। तो लीना इज नॉट एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज, ऐसा वाला सीन है। तो आई होप आपको ये डिफरेंस पता चल गया चारों के बीच में। ठीक है, बाकी ऐसा लाइफ में भी उल्टा हो सकता है, ये सिर्फ फिजिक्स की क्लास का सिनेरियो है। ठीक है, ऑल राइट। सो अगेन मैं यहाँ पे ये टर्म ऐड कर देती हूँ। ये जो 0.01 इंचेस मैंने लिखा ना, इसको हम बोलते हैं लीस्ट काउंट ऑफ एनी डिवाइस। तो जो हर्ष का स्केल है उसका लीस्ट काउंट है 0.01 इंचेस। आपको इसको मैं अपने स्केल के साथ वो बताती हूँ, मेजर करके, रेफर करके। जैसे आप जो रूलर नॉर्मल यूज करते हैं मेजरमेंट लेने के लिए, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू यू कैन मेजर थ्रू इट? 1 millimeter. 1 मिलीमीटर। तो लीस्ट काउंट ऑफ योर स्केल इज 1 मिलीमीटर। उसके बाद आता है वर्नियर कैलिपर्स। अगर जेई एडवांस के क्वेश्चन किए हो तो ये टर्म सुना होगा आपने। ये एक डिवाइस होता है, स्कूल जाते तो आपको पता होता, क्योंकि वहां पे प्रैक्टिकल में पहला प्रैक्टिकल वर्नियर कैलिपर्स का ही होता है। वर्नियर कैलिपर्स का लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर, मतलब इससे भी छोटा। फिर इसके बाद आता है स्क्रू गॉज एंड स्पेरोमीटर। उनके लीस्ट काउंट और भी छोटे होते हैं, 0.01 मिलीमीटर। मतलब अगर 0.01 मिलीमीटर का भी डिफरेंस आया तो स्क्रू गॉज में दिखेगा, आपके स्केल में नहीं पता चल सकता, वर्नियर कैलिपर्स में नहीं पता चल सकता। स्मॉलर द लीस्ट काउंट, ग्रेटर इज द प्रिसीजन। ये टर्म याद रख लेना। ये दूसरा प्रिसीजन किस पे डिपेंड करता है? लीस्ट काउंट पे और नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। अगर इसको अच्छे से समझना हो, मतलब समझने के लिए समझना हो, तो नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस जितने ज्यादा होंगे उतना ज्यादा प्रिसीजन होगा। Smaller the least count, greater is the precision. आई होप यहाँ तक क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है? हाँ देखो, अब क्लियर बोलते थम्स अप आने लगे लोगों के, समझ तो आगे की ये ड्रिल होती है यहाँ पे। गुड गुड गुड। एक एग्जाम्पल अपने नोट्स में गिवन है, जो आई पर्सनली लाइक दैट एग्जाम्पल, जो एक्यूरेसी और प्रिसीजन को अच्छे से समझाता है। कभी वो डार्ट बोर्ड वाली गेम खेली, यू थ्रो डार्ट्स ऑन अ बोर्ड, जहां पे सेंटर में हिट करना होता है, जिसको बुल्स आई भी बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है कि ऐसा एक सर्कुलर डिस्क होता है हमारे पास, जिसके सेंटर में या तो रेड करके रखते हैं या ब्लैक करके रखते हैं, सो दैट वहां पे हिट कर दे। मैं ब्लैक करूंगी तो आपको बाद में फिर कुछ और दिखेगा ही नहीं। मैं कोई और लाइट कलर ले लेती हूँ कि ये मेरे ऑरेंज कलर के 4 डिस्क हैं। ये एक्यूरेसी और प्रिसीजन को समझाने के लिए उन्होंने एग्जाम्पल ले रखा है।
ये 4 बोर्ड है हमारे पास। इन 4 बोर्ड पे 4 स्टूडेंट्स खेल रहे हैं। इस बार जैनिल, सम्यक, हर्ष और लीना नहीं है, इस बार कोई और स्टूडेंट्स हैं। हम एक को नाम दे देते हैं खुशिल, दूसरा जो खेल रहा है वो है धवल, जो हमें क्लास में आंसर नहीं देता है, तीसरा जो है वो है आस्था, एंड चौथी जो मैडम है वो है प्रीना, प्रीशा। दोनों मिला के खेल रही है। कभी प्रीना खेलने आ जाती है, कभी प्रीशा, आपको भी पता नहीं चलेगा कौन खेल रहा है। ये हमारे 4 स्टूडेंट्स हैं, ये खेलने के लिए आए हैं। और इनके हिट्स देखना, खुशिल वैसे अच्छा हंसता है तो खुशिल को हम सबसे खराब हिट्स देंगे। तो खुशिल के हिट्स हैं ऐसे। वैसे ये गेम कैसा होता है मैं आपको बता देती हूँ कि सेंटर पे हिट होएगा तो आप जीतोगे, नहीं तो आप नहीं जीतोगे, ऐसा वाला सिनेरियो है। ये सारे खुशिल के हिट्स हैं, आप समझ सकते हो खुशिल कहाँ स्टैंड कर रहा है, राइट। फिर उसके बाद धवल आया। धवल खेलने आया तो धवल ऐसा हिट मारता है। धवल भी खराब ही खेल रहा है, वो कोई अच्छा नहीं खेल रहा, लेकिन उसके सारे हिट्स एक ही जगह पे लग रहे हैं। तीसरी आई आस्था। आस्था ऐसी है, देखो यहाँ पे कभी हिट लगाती, कभी यहाँ लगाती, कभी यहाँ लगाती, कभी यहाँ। तो आस्था का ये सिनेरियो चल रहा है। और प्रीना, प्रीशा तो मैंने आपको बताया, आपको पता ही नहीं चलेगा कौन खेल रहा है। इनके सारे हिट्स ऐसे, वो जब थक जाती है तो दूसरी वाली खेलने आ जाती है। तो ये सिनेरियो इनका चल रहा था, इनके सारे हिट्स ऐसे। अब ये 4 सिनेरियो में हमें बताना है, एक है हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन, एक है हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, एक है लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, और एक है लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। कैन यू टेल मी खुशिल का क्या होएगा? खुशिल खुद ही बता देगा। क्या है खुशिल तुम्हारा सिनेरियो? LALP। LALP, लो एक्यूरेसी लो प्रिसीजन। खुशिल को बहुत मेहनत करने की जरूरत है, ये गेम तुम्हारे लिए नहीं बना है। सम अदर गेम इज फॉर यू। धवल का क्या सिनेरियो होगा? धवल बता सकता है क्या अभी? धवल का माइक इज नॉट वर्किंग। वो ऐसा मुझे बोल रहे हैं। केविन बता देगा धवल के चक्कर में। धवल का क्या चल रहा है केविन? हाई प्रिसीजन लो एक्यूरेसी। यस, लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन, क्योंकि इसके सारे हिट एक ही जगह पे लग रहे हैं। आप लोगों ने वो छिछोरे मूवी देखी हुई है क्या? वो छिछोरे मूवी में वो क्रिकेटर नहीं होता, बॉलर जो आता है, उसको सुशांत जब साइड में खड़ा होता है ना, तब वो हिट लगाता है और तब जाके सीधा विकेट पे गिरता है। ये वही वाला सिनेरियो है। इसको सिर्फ थोड़ा साइड में देखने की जरूरत है, हिट सही जगह पे लगा देगा, राइट। तो लो एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। आस्था का क्या सिनेरियो है? आस्था क्या सिनेरियो है तुम्हारा? हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन। हाई एक्यूरेसी लो प्रिसीजन, ये आस्था का सिनेरियो है। आस्था कभी कभी फोकस करके खेलती है, कभी कभी बोलती है खेलना है चलो, ये पढ़ाई की तरह कर रही है आस्था। कभी कभी तो बहुत मन हो जाता है खेलने का, पढ़ने का, और कभी कभी बोलती है चलो जाने दो, ये हफ्ता नहीं पढ़ते। ये वो वाला सिनेरियो। और ये प्रीना, प्रीशा तो भाई एक दूसरे को मोटिवेट करती रहती है। प्रीना क्या सिनेरियो है ये? हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। हाई एक्यूरेसी हाई प्रिसीजन। ये एग्जाम्पल आपको नोट्स में दे रखा है, वहां पे अगर आपको समझ नहीं आए तो खुद के नाम याद करके समझ लेना। आप अपने आप को किस सिनेरियो में देखना चाहते हो वो देख लेना, ठीक है। खुशिल कहेगा मैम मुझे क्यों खराब दिया? खुशिल बस मैं बताया ना, आपकी स्माइल अच्छी है इसके लिए आप खुश रहोगे, मैंने ऐसा सिनेरियो दिया, दैट्स द ओनली रीजन। सो दिस वाज ऑल अबाउट एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। इसके अलावा हम जो करना चाहते थे दैट वाज ऑपरेशन एंड एरर। वो मैं अभी थोड़ा आपको क्या थ्योरी रिव्यू दे देती हूँ उसका। क्वेश्चंस हम नेक्स्ट टाइम ले लेंगे उसके, क्योंकि इट्स ऑलरेडी 3:48, तो हम क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे। क्वेश्चंस नेक्स्ट टाइम हम 2 सेशन खत्म कर रहे होंगे अगेन, दैट इज 2.3 एंड 2.4। इसके थियरी क्वेश्चंस आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, दोनों के, 2.3 के भी और 2.4 के भी। तो प्लीज वीडियो देख के आइएगा और थियरी क्वेश्चंस प्रैक्टिस करके आइएगा। ऑपरेशन ऑन एरर्स में हमें ऐसा बोला जाता है कि मान लीजिए आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज हैं A एंड B। इन फिजिकल क्वांटिटीज को आप कभी ऐड कर रहे हो, कभी सब्ट्रैक्ट कर रहे हो, कभी मल्टीप्लाई कर रहे हो, कभी डिवाइड कर रहे हो, और कभी इनको पावर दे देते हो। तो ये सब सिनेरियोज में इन फिजिकल क्वांटिटी में जो हम रिजल्टेंट क्वांटिटी बनाएंगे उसमें एरर क्या आएगा?
तो हम पहला केस मैं आपको बता देती हूँ. पहला केस है Z is a new physical quantity which is the result of sum of the other two physical quantities A and B. केविन आलस नहीं करना. नो, लास्ट 10 मिनट वेट करो, हिम्मत रखो, आलस नहीं करो. सेकंड, Z is equal to A minus B. आप आलस करोगे ना, मैं भी ऐसे लो वॉइस पे आ जाऊंगी. नहीं, मेरे को भी नहीं पढ़ाने का है, प्लीज आप लोग ऐसे आलस नहीं कर. मैं ऐसे पढ़ाऊं तो मजा आएगा क्या आप लोगों को? नहीं ना. तो फिर आप लोगों को भी ऐसे आलस नहीं करने का. दैट्स वेरी क्लियर. आपकी एनर्जी मुझ में ट्रांसफर होती है. जो जैनिल हंसता रहता है, ये एनर्जी मुझ में ट्रांसफर होती रहती है. दैट्स अ पॉजिटिव एनर्जी. थर्ड इज Z is equal to AB and fourth is Z is equal to A by B. और फिफ्थ थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले लेते हैं. दैट इज Z is equal to A raised to P, B raised to Q, C raised to R and D raised to S. ये सारे केस में क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया है कि व्हाट शुड बी द एरर इन Z. दैट इज डेल्टा Z, डेल्टा Z, डेल्टा Z, डेल्टा Z, इधर भी डेल्टा Z. तो मैं आपको बता देती हूँ, हम इन दो केस में तो मीन एब्सोल्यूट एरर ढूंढते हैं, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के केस में. लेकिन मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन या पावर वाले केस में वी फाइंड relative error. We find relative error. तो यहाँ तो डेल्टा Z लिखने से काम चल जाएगा. यहाँ पे डेल्टा Z by Z ढूंढ रहे हैं हम. Relative error in all the cases. So relative mean absolute error इन दोनों cases में क्या होता है? It is the sum of individual errors. डेल्टा A plus डेल्टा B. लेकिन यहाँ पे it is the sum of relative errors. वहां तो इंडिविजुअल एब्सोल्यूट एरर्स था, यहाँ पे सम ऑफ relative errors बन जाता है. डेल्टा A by A प्लस डेल्टा B by B. इधर भी डेल्टा A by A प्लस डेल्टा B by B. इधर क्या होएगा कि जो पावर है, अब मान लीजिए A में एरर है डेल्टा A by A, उसको मैंने 2 बार मल्टीप्लाई किया, A स्क्वायर किया है, तो एरर भी उतने टाइम्स डबल हो जाएगा, उतने टाइम्स बढ़ जाएगा. तो अगर P टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो इट वुड बी P टाइम्स डेल्टा A by A प्लस Q टाइम्स डेल्टा B by B प्लस R टाइम्स डेल्टा C by C प्लस L D टाइम नहीं S टाइम्स डेल्टा D by D. ये हमारे 5 जो है वो ऑपरेशन और एरर्स के कंक्लूजन है. अगर आपको इनका डेरिवेशन जानना हो, वीडियो में है, आप लोग देख के आए होंगे वो डेरिवेशन. डेरिवेशन में आपको डाउट हो, आप पूछ सकते हैं मुझसे, वरना कंक्लूजन पे हमें वर्क करना है. ये एरर के क्वेश्चन JEE में भी आते हैं, ऐसा नहीं है वहां नहीं आते. JEE में भी यू विल फाइंड एरर क्वेश्चंस ऑन एरर्स, और काफी इंपॉर्टेंट होते हैं. क्योंकि देखिए हमारे लिए तो एक एक क्वेश्चन JEE में इंपॉर्टेंट है. 1 क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स. इजिली 4 मार्क्स आप गेन कर सकते हो वहां से, अगर आपने ढंग से किया हो. राइट. So I'm done for today's lecture. इसके आगे मैं नहीं पढ़ा रही हूँ आप लोगों को. आपको कोई डाउट है तो बोलिए. एक रिक्वेस्ट था मेरा आप लोगों